स्वागत है। आज का टॉपिक है शिक्षण योग्यता। शिक्षण योग्यता में है फर्स्ट यूनिट शिक्षण प्रकृति, विशेषताएं, उद्देश्य और बुनियादी आवश्यकताएं। फर्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण की अवधि के लिए सबसे महत्वपूर्ण विचार निम्न पर आधारित होना चाहिए। निम्न पर आधारित होना चाहिए, इसका है आंसर, इसका है डी में आएगा। डी में है विषय की प्रकृति। इसमें है व्याख्या में शिक्षण की अवधि के लिए सबसे महत्वपूर्ण विचार विषय की प्रकृति पर होना चाहिए। यदि कोई विषय कठिन है या उसकी अवधारणाएं तथा तथ्य बच्चों को आसानी से समझ नहीं आ रहे तो शिक्षण की अवधि को बढ़ा दिया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चों को अधिगम में सुगमता हो सके तथा आसानी से समझी जाने वाली विषय वस्तु के लिए शिक्षण की अवधि को कम कर देना चाहिए, जिससे कक्षा का संतुलन बना रहेगा और एक प्रभावी शिक्षण संभव हो पाएगा। फिर सेकंड में आएगा स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन डी में आएगा अनुभवों की विविधता असीमित है। फिर व्याख्या में आएगा बहुकक्षीय शिक्षण उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक शिक्षक को एक अवधि में एक से अधिक पाठ्यक्रम कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी लेनी होती है। इसमें अलग अलग ग्रेड, आयु वर्ग और क्षमता स्तरों वाले बच्चे शामिल होते हैं तथा अलग अलग विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई विधियों का उपयोग किया जाता है। अतः बहुकक्षीय शिक्षण वह स्थिति है जिसमें अनुभवों की विविधता असीमित है। फिर थर्ड में एकल कक्षीय शिक्षण स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें आएगा व्याख्या सहित डी में आएगा। डी में है विविधता उनके समूह के भीतर, विद्यार्थियों के अनुभवों की विविधता उनके समूह के भीतर सीमित होती है। व्याख्या में आएगा एकल कक्षीय शिक्षण स्थिति ऐसी कक्षा को संदर्भित करता है जिसमें एक ही ग्रेड स्तर के लेकिन प्राय मिश्रित क्षमताओं वाले छात्र होते हैं। ऐसी कक्षाओं में समान आयु सीमा के छात्र होते हैं जिनकी आयु सीमा ग्रेड स्तर के अनुरूप होती है। अतः एकल कक्षीय शिक्षण पद्धति में विद्यार्थियों के अनुभवों की विविधता उनके समूह के भीतर सीमित होती है। फोर्थ में आएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका है डी में आएगा बैठने की उपयुक्त व्यवस्था द्वारा बहुकक्षीय शिक्षण को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। इसकी है व्याख्या में बहुस्तरीय शिक्षण एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक शिक्षक को एक ही समय में कई ग्रेड पढ़ाने होते हैं। ऐसी कक्षा में अलग अलग ग्रेड या स्तर, आयु वर्ग और क्षमता स्तरों वाले बच्चे शामिल होते हैं। बहुस्तरीय शिक्षण का संबंध एकल कक्षीय स्थिति से है। एक बहुकक्षीय अध्यापक अनेक चुनौतियों का सामना करता है तथा बहुकक्षीय शिक्षण भारत तक सीमित नहीं है, यह विकसित और विकासशील देशों में भी दिखाई देता है। आदि कथन सही है। फिर इसमें आएगा फिफ्थ नंबर में बहुकक्षा शिक्षण के दौरान किसी भी प्रकार का समूह बनाते समय निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें आएगा, इसमें है बी में आएगा फर्स्ट, और इसमें है बी में फर्स्ट तथा सेकंड दोनों। फिर फर्स्ट में आएगा समूह छोटा होना चाहिए जिसमें 4-5 छात्र हो। फिर सेकंड में आएगा विद्यार्थी को उनकी रुचि और आवश्यकता के अनुसार एक समूह से दूसरे समूह में जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। फिर इसमें आएगा व्याख्या में बहुकक्षा शिक्षण से आशय है कि एक अध्यापक द्वारा बहुत सी कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना। बहुकक्षा शिक्षण को उचित रूप में चलाने के लिए हमें निम्न तथ्यों जैसे पाठ्य पुस्तकों, समय विभाजन चक्र, छोटे समूह जिसमें 4-5 छात्र हो, विद्यार्थी को उनकी रुचि और आवश्यकता के अनुरूप एक समूह से दूसरे समूह में जाने की
अनुमति, बैठक व्यवस्था, विषयवार समूह तथा बहुस्तरीय शिक्षण व्यवस्था आदि पर विचार करना होगा तथा उनका सही संयोजन करना होगा अतः विकल्प बी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों सही उत्तर हैं। फिर 6 में आएगा शिक्षण के प्रति अति सक्रिय रवैये दृष्टिकोण का अर्थ है। ऑप्शन ए है गतिविधियों के माध्यम से सीखना। फिर फर्स्ट में आएगा शिक्षण के प्रति अति सक्रिय रवैये दृष्टिकोण का अर्थ है गतिविधियों के माध्यम से सीखना। गतिविधि आधारित अधिगम आवश्यक रूप से शिक्षार्थी केंद्रित उपागम है। इस उपागम में बच्चा इच्छा पूर्वक या रुचि पूर्वक एवं तुरंत नए उत्साह के साथ सहभागिता करता है और अपेक्षित अधिगम परिणामों को ग्रहण करता है। फिर 7 में आएगा आम अर्थ में शिक्षण अभिक्षमता का अभिप्राय है। इसकी है व्याख्या में उपयोग सभी में आएगा शिक्षा देने की तीव्र इच्छा, शिक्षण के प्रति समर्पण, शिक्षा देने की क्षमता रखना। फिर व्याख्या में आएगा शिक्षण अभिक्षमता से तात्पर्य शिक्षक के उस रुझान, रुचि या योग्यता से होता है जो शिक्षण कार्य, पाठ्यक्रम या शिक्षण व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक व महत्वपूर्ण होती है। शिक्षण अभिक्षमता शिक्षण क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का सही ढंग से पूर्व कथन करने वाली बीजभूत योग्यताओं को इंगित करती है। अतः उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। फिर 8 में आएगा निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शिक्षण का एक साधन नहीं है। इसमें आएगा 8 का आएगा 8 का है बी में आएगा व्याख्या सहित भाषा के साथ खेलना, दिनचर्या तथा कक्षा में भिन्नता ये सभी गतिविधियां हमारे शिक्षण के साधन के अंतर्गत आते हैं। जबकि शब्द पर्याप्त शब्द है वर्ड इज इनफ हमारे शिक्षण का साधन नहीं है। फिर इसमें आएगा 9 में निम्नलिखित में से कौन सा रचनावाद के प्रमुख समर्थक हैं। ऑप्शन ए है पियाजे और वाइगोस्की। व्याख्या में आएगा पियाजे और वाइगोस्की रचनावाद के प्रमुख समर्थक हैं। रचनावाद सिद्धांत वाइगोस्की और पियाजे जैसे सिद्धांतकारों के अंतःक्रियात्मक और सांस्कृतिक जोर के साथ संगत है। रचनावाद के अनुसार अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। रचनावाद के अनुसार अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। रचनावाद के अनुसार अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जहाँ 3 ज्ञान की रचना होती है। जहाँ ज्ञान की रचना होती है ज्ञान अर्जित नहीं किया जाता। अतः मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे को रचनावाद का जनक माना जाता है। उन्होंने बताया कि संज्ञानात्मक विकास चरणों की एक श्रृंखला के बाद होती है। पियाजे की तरह वाइगोस्की भी यह मानते थे कि बच्चे स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। फिर 10 में आएगा अधिगम का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है कि अधिगम व्यक्तियों के बीच सामाजिक अंतःक्रियाओं के दौरान होता है। ऑप्शन डी में आएगा वाइगोस्की। फिर इसमें आएगा इसमें व्याख्या में वाइगोस्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वाइगोस्की के इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास समाज द्वारा होता है तथा बालक के सर्वांगीण विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा बालक के सर्वांगीण विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक
कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिस कारण वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत में यह बताया गया है कि अधिगम व्यक्तियों के बीच सामाजिक अंतःक्रियाओं के दौरान घटित होता है। फिर 11 नंबर में कल्पना करें कि एक छात्र ने अभी मूल जोड़ में महारत हासिल की है। इस बिंदु पर मूल घटाव उनके डॉट में प्रवेश कर सकता है, जिसका अर्थ है कि उनके पास घटाव सीखने की क्षमता है और संभवतः मार्गदर्शन और समर्थन के साथ इसमें महारत हासिल करने में सक्षम होंगे। फिर इसकी व्याख्या में इसमें है बी में आएगा। बी आंसर है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। व्याख्या में कल्पना करें कि एक छात्र ने अभी मूल जोड़ बेसिक जोड़ना में महारत हासिल की है। मूल जोड़ में महारत हासिल की है। इस बिंदु पर मूल घटाव उनके जोड़ ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में प्रवेश कर सकता है। अर्थ है उनके पास घटाव सीखने की क्षमता है और संभवतः मार्गदर्शन और समर्थन के साथ इसमें महारत हासिल करने में सक्षम होंगे। जेडीपी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एक शिक्षार्थी अपने बल पर क्या कर सकता है और किसी की मदद से यह क्या कर सकता है, इसके बीच के अंतर को दर्शाता है। 12 नंबर में आएगा वह कौन सी विधि है जिसमें सहायता की आवश्यकता पड़ने पर समय के साथ निकटता में भी दी जानी चाहिए। वह कौन सी विधि है जिसमें सहायता की आवश्यकता पड़ने पर समय के साथ निकटता में दी जानी चाहिए। ऑप्शन सी में आएगा इसके फोल्डिंग। फिर इसका आएगा व्याख्या में आएगा इसके फोल्डिंग वह विधि है जिसमें सहायता की आवश्यकता पड़ने पर समय के साथ निकटता में दी जानी चाहिए। अर्थात इसके फोल्डिंग का उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें किसी नई अवधारणा अथवा कौशल को सीखने में बच्चों को मदद दी जाती है। वह सहारा या मदद है जो शिक्षक द्वारा बच्चों को लगातार देनी होती है जब वे कोई नया ज्ञान या कौशल सीख रहे होते हैं। 13 में आएगा रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में किस गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में किस गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी में आएगा रटकर याद करना। फिर इसमें आएगा व्याख्या में रचनावादी कक्षा में रटकर याद करने की गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं किया जाता क्योंकि रचनावादी कक्षा अधिगमकर्ता केंद्रित होती हैं जिसमें शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में छात्र को महत्वपूर्ण सोच जोड़ तोड़ तथा वो प्राथमिक संसाधन और हाथों की गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान प्रदान करते हैं। कक्षा की चर्चा फील्ड ट्रिप्स तथा परियोजना कार्य रचनावादी कक्षा के हिस्से हैं तथा छात्रों को रटने के लिए कहना पुनरावृत्ति पर आधारित एक संस्मरण तकनीक है जो पुराने समय की कक्षाओं में इस्तेमाल किया जाता था। अतः कहा जा सकता है कि यह रचनावादी कक्षा का एक हिस्सा नहीं है हिस्सा नहीं है। फिर इसमें आएगा हिस्सा नहीं है। फिर इसमें आएगा 14 नंबर में कौन से विश्वविद्यालय में 1969 में माइक्रो टीचिंग पद्धति की शुरुआत की गई। ऑप्शन है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। फिर इसमें आएगा व्याख्या में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में वर्ष 1969 में माइक्रो टीचिंग पद्धति की शुरुआत की गई। सन 1961 में एचिसन बुश तथा एलन ने सर्वप्रथम नियंत्रित रूप में संकुचित अध्ययन अभ्यास क्रम प्रारंभ किए।
जिनके अंतर्गत प्रत्येक छात्र अध्यापक 5 से 10 छात्रों को एक छोटा सा पाठ पढ़ाना था और अन्य छात्र अध्यापक विभिन्न प्रकार की भूमिका का निर्वहन करते थे और अन्य छात्र अध्यापक विभिन्न प्रकार की भूमिका का निर्वहन करते थे। फिर इसमें आएगा कौन सा विकल्प निम्न शिक्षण क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। ऑप्शन डी है। डी में फोर्थ है उद्देश्य निर्धारण। फिर है फर्स्ट नए पर्सन को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। फिर फिफ्थ में आएगा सामग्री। फिर सेकंड में आएगा मूल्यांकन। फिर मूल्यांकन के बाद आएगा पुनर्शिक्षण। फिर इसकी व्याख्या में यही है, व्याख्या में भी इस टाइप से ये करना है। शिक्षण प्रक्रियाओं का क्रमबद्ध रूप इस प्रकार है। उद्देश्य निर्धारण, नए पर्सन को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, सामग्री प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन है, पुनर्शिक्षण है। फिर 16 में आ जाएगा सूक्ष्म शिक्षण से अभिप्राय है। ऑप्शन बी में है विभिन्न अध्यापन कौशलों का पृथक रूप में अभ्यास करना। फिर इसमें व्याख्या में आएगा सूक्ष्म शिक्षण से अभिप्राय है विभिन्न अध्यापन कौशलों का पृथक रूप में अभ्यास करना है। विभिन्न अध्यापन कौशलों का पृथक रूप में अभ्यास करना है। DW एलन के अनुसार यह शिक्षण का लघु रूप होता है। इसमें कक्षा का आकार तथा समय भी कम होता है इसमें कक्षा का आकार तथा समय भी कम होता है। सूक्ष्म शिक्षण एक वर्तमान तथा नवीन खोज है। सूक्ष्म शिक्षण एक वर्तमान एवं नवीन खोज है। यह शिक्षक तथा अध्यापकों के व्यवहार परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। इसमें कक्षा के छोटे आकार को पढ़ाया जाता है। समय प्रकरण तथा कौशल का रूप भी छोटा कर लिया जाता है। फिर इसमें आएगा 17 में आएगा सूक्ष्म शिक्षण चक्र की समय अवधि क्या है व्याख्या सहित है। इसकी व्याख्या सहित इसकी है डी में आएगा। डी में है सूक्ष्म शिक्षण पूर्व सेवाकालीन या सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षित कर उनमें शिक्षण कौशल विकसित करने की एक तकनीक है। सूक्ष्म शिक्षण के चक्र को पूरा होने की मानक समय अवधि 36 मिनट है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र की मानक समय अवधि को इस तरह समझा जा सकते हैं, इस तरह समझ सकते हैं। इसमें आएगा शिक्षण 6 मिनट है, प्रतिपुष्टि 6 मिनट है, पुनः पाठ योजना 12 मिनट है, पुनः शिक्षण 6 मिनट है, पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट है, संपूर्ण 36 मिनट है। फिर 18 में आएगा सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। इसमें आएगा ऑप्शन सी में आएगा डी वाइट एलन। फिर इसमें आएगा व्याख्या में सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में W एलन द्वारा किया गया था। इस शिक्षण प्रणाली का प्रयोग अध्यापकों कक्षा अध्यापन प्रक्रियाओं की शिक्षा देने हेतु किया जाता है जैसे प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन, परिवर्तन कौशल, पुनर्भरण कौशल तथा सैंपट लेखन आदि कौशल। सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि 36 मिनट की मानी जाती है। फिर आएगा 19 में आएगा सूक्ष्म शिक्षण चक्र में शिक्षण कितने मिनट तक चलता है। इसमें आएगा सी में आएगा 6 मिनट तक। सूक्ष्म शिक्षण चक्र में शिक्षण प्राय 6 मिनट तक चलता है। सूक्ष्म शिक्षण वह विधि है जिसके द्वारा छात्र अध्यापक किसी एक शिक्षण कौशल को कम समय में छोटे समूहों को पढ़ाकर
अभ्यास कर सकते हैं। इसमें साधारणतः 6 मिनट के पाठ में किसी एक समपर्त्य प्रकरण छोटा आकार का अध्ययन 5-10 बच्चों के समूह में किया जाता है। फिर 20 में आएगा बहु ग्रेड शिक्षण ये रिक्त स्थान में प्रचलित होता है। इसमें आएगा व्याख्या सहित आएगा। इसमें है सी में आएगा बहु ग्रेड शिक्षण कम जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्र तथा जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या कम होती है वहाँ प्रचलित होता है। कुछ प्राथमिक स्कूलों में एक शिक्षक 2 या 3 कक्षाओं के छात्रों को एक साथ एक कमरे में पढ़ाते हैं। ऐसी बहुकक्षा स्थिति को ही बहुग्रेड शिक्षण स्थिति कहा जाता है। फिर 21 में आएगा मल्टी ग्रेड शिक्षण के चारों पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से वे पहलू हैं? ऑप्शन है बी में आएगा फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। इसमें आएगा फर्स्ट में आएगा कक्षा का संगठन, छात्रों का समूहन। फिर है अधिगम सामग्री का उपयोग, उचित योजना। फिर इसमें व्याख्या में मल्टी ग्रेड शिक्षण बहुकक्षा शिक्षण से आशय है एक अध्यापक द्वारा बहुत सी कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना। इसमें अलग अलग स्तर के तेज कमजोर छात्रों को साथ पढ़ाना व सिखाना होता है। मल्टी ग्रेड शिक्षण के 4 पहलुओं विशेष ध्यान दिया जाता है। मल्टी ग्रेड शिक्षण के 4 पहलुओं विशेष ध्यान दिया जाता है जो निम्नलिखित हैं। कक्षा संगठन, छात्रों का समूहन, अधिगम सामग्री का उपयोग, उचित योजना। फिर इसमें आएगा सार्थक अध्यापन में शामिल है कि ऑप्शन सी में आएगा अध्यापक क्रियाशील है और विद्यार्थी क्रियाशील है। व्याख्या में आएगा सार्थक अध्यापन में अध्यापक और विद्यार्थी दोनों क्रियाशील होते हैं। शिक्षण की क्रिया बात पर जोर देता है कि सीखने के लिए शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों को क्रियाशील होना आवश्यक है। वस्तुतः यदि शिक्षण व अध्ययन के समय शिक्षक व विद्यार्थी क्रियाशील नहीं होते तो शिक्षण अधिगम के उद्देश्य समुचित ढंग से प्राप्त नहीं हो पाते हैं। फिर इसमें आएगा यह निर्देशक आत्मक वार्तालाप का अर्थ है। इसमें आएगा इसका बी में आएगा बातचीत के माध्यम से अध्यापन। इसमें आएगा निर्देशकात्मक वार्तालाप का अर्थ है बातचीत के माध्यम से अध्यापन। निर्देशकात्मक वार्तालाप में अध्यापक ही संपूर्ण प्रक्रिया का निर्णायक होता है। वह गतिविधि को अपने अनुसार निर्देशित करता है। इसमें कभी कभी आदेशात्मक वार्तालाप भी कहते हैं। फिर 24 में आएगा निम्न में से कौन सा शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन बी में आएगा जटिल से सरल की ओर। फिर इसमें आएगा व्याख्या में जटिल से सरल की ओर शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, जबकि सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, विशिष्ट सामान्य की ओर, संपूर्ण से अंश की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर तथा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर आदि शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। फिर इसमें आएगा 25 है किसने तर्क दिया कि स्वयं के लिए खोज में अभ्यास किसी को इस तरह जानकारी प्राप्त करना सिखाता है जो समस्या को हल करने में उस जानकारी को अधिक आसानी से व्यवहार्य बनाता है। ऑप्शन डी में आएगा जेरोम बूनर। इसमें आएगा व्याख्या में खोज अधिगम पूछताछ आधारित अधिगम है। जेरोम बूनर को खोज अधिगम का जन्मदाता माना जाता है। उनका मानना था कि अपने लिए खोज में अभ्यासी सूचनाओं को इस ढंग से प्राप्त करना सिखाता है जिससे सही रूप से समस्या समाधान में एकदम
मदद मिलती है। खोज अधिगम उन समस्या समाधान परिस्थितियों में होता है जहाँ पर छात्र अपने ही अनुभवों व पूर्व ज्ञान को आधार बनाता है। 26 में आएगा डिस्कवरी लर्निंग की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया जाता है, किसे दिया जाता है, इसमें आ जाएगा किसे दिया जाता है, इसे है डिस्कवरी लर्निंग या खोज आधारित अधिगम की उत्पत्ति का श्रेय जेरोम बूनर को दिया जाता है। खोज आधारित अधिगम में विद्यार्थी अपने अनुभवों, विचारों और पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए किसी समस्या का समाधान स्वयं खोजता है। इस विधि में अध्यापक समस्या का निर्माण करता है तथा विद्यार्थियों की समाधान खोजने में सहायता करता है। फिर इसमें आएगा 27 में आएगा अध्यापन के दौरान एक बहुस्तरीय स्थिति इसमें आएगा डॉट में उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए में आएगा बोथ फर्स्ट और सेकंड मोनोग्रेड स्थिति। फिर इसमें आएगा बहुस्तरीय स्थिति। फिर इसमें आएगा व्याख्या में आएगा अध्यापन के दौरान एक बहुस्तरीय स्थिति में मोनोग्रेड स्थिति तथा बहुस्तरीय स्थिति दोनों ही उत्पन्न होती है। मोनोग्रेड स्थिति, इस ग्रेड शिक्षण विधि स्थिति में शिक्षक केवल एक ही ग्रेड को संभालता है। बहुस्तरीय स्थिति मल्टी ग्रेड शिक्षण की ऐसी स्थिति है जहां एक ही समय में शिक्षक 2 या 2 से अधिक समूहों को संभालते हैं। अतः फर्स्ट तथा सेकंड दोनों सही हैं। फिर 28 में आएगा ब्लूम वर्गीकी के संज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा संचार को उसके घटक भागों में विभाजित करके उनके बीच संबंधों को प्रकट कर सकता है। ऑप्शन बी में आएगा विश्लेषण। फिर व्याख्या में आएगा ब्लूम ने अपनी वर्गीकी में संज्ञानात्मक क्षेत्र को निम्न 6 भागों में वर्गीकृत किया है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। नोट में आएगा जिनमें से विश्लेषण संचार को उसके घटक भागों में विभाजित करके उनके बीच संबंधों को प्रकट कर सकता है। 29 में आएगा 2001 में ब्लूम के टैक्सोनॉमी के संशोधित संस्करण में संज्ञानात्मक संस्करण में संज्ञा संश्लेषण को निम्नलिखित में से किस क्रिया में बदल दिया गया था। इसमें आएगा व्याख्या में आएगा ए क्या है, ए है बनाना सर्जक। व्याख्या में आएगा ब्लूम टैक्सोनॉमी 2001 के संशोधित संस्करण में संज्ञा संश्लेषण रचना क्रिया में परिवर्तन। उनके संशोधन में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को क्रिया के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और ज्ञान सामग्री को संज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मूल्यांकन और संश्लेषण के स्तरों का आदान प्रदान करने के साथ साथ जिनका नाम वे क्रिएशन में बदलते हैं। रचना में मूल्यांकन करने के पश्चात उस स्मरण में एक नई विचार का निर्माण होता है जिससे एक नवीन विचार की रचना होती है। 30 में आएगा कक्षा में जो पढ़ाया जाता है उसकी व्याख्या ब्लूम के वर्गीकी के किस श्रेणी में आती है। ऑप्शन डी में आएगा समझ। इसमें आएगा कक्षा में जो पढ़ाया जाता है उसकी व्याख्या ब्लूम के वर्गीकी की समझ श्रेणी में आती है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी की समझ का स्तर छात्रों को प्रस्तुत की गई जानकारी को समझने में तथ्य की याद से थोड़ा आगे ले जाता है।
तथ्य की याद से थोड़ा आगे ले जाया जाता है। समझ के अंतर्गत छात्रों को प्रश्न और कार्यों का सामना करना पड़ता है, जहां वे उन्हें बताने के बजाय तथ्यों की व्याख्या करते हैं। उदाहरण के लिए, बादल के प्रकारों का नामकरण करने के बजाय छात्र यह समझ प्रदर्शित करते हैं कि प्रत्येक प्रकार का बादल कैसे बनता है थैंक यू दोस्तों, आज के लिए।